नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो अब वर्तमान में आईएनएस विक्रांत कैरियर के डिजाइन को रीडिजाइन कर रहा है, ताकि दूसरा जो विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा उसमें मेल और हेल क्लास के जो यूएवीज हैं और साथ ही साथ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को ये ऑपरेट कर सकेगा। और दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत में जो कि आईएनएस विक्रांत क्लास का होगा उसमें डेडिकेटेड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा, जो कि ड्रोन पायलट्स को सेंसर्स सैटेलाइट टर्मिनल के माध्यम से कई सारी सुविधाएं प्रदान करेगा, ताकि इनकी लॉन्ग रेंज की कनेक्टिविटी बनी रहे। साथ ही साथ दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की लैंडिंग भी हो सकती है और इसमें सेफ्टी नेट्स भी लगाए जाएंगे जो कि छोटे ड्रोन्स को रिकवर कर पाएंगे। और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिजाइन होगा उसे फिर आईएनएस विक्रांत पर भी अप्लाई किया जाएगा, ताकि दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एक समानता बनी रह सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एचएएल भारतीय नौसेना के लिए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए बातचीत कर रहा है और वो अब भारतीय नौसेना से इसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा वो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर आधारित होगा, जिसे कि अगले 3 सालों में तैयार किया जाएगा। इसमें फोल्डेबल रोटर टेक्नोलॉजी लगी होगी ताकि वॉरशिप में अतिरिक्त जगह बच सके। साथ ही साथ वॉरशिप में और भी मॉडिफिकेशन भी किए जा सकते हैं जो कि इन हेलीकॉप्टर्स के रिकॉग्निशन और सर्विलांस ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में एचएएल की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है जिसे कि नासिक में खोला गया है, अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो फैसिलिटी स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग चल रही है और यही नहीं, इसके अलावा जो जरूरी एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें भी खरीदा जाना बाकी है। एचएएल के अधिकारियों ने कहा कि नासिक फैसिलिटी में 8 से ज्यादा फाइटर जेट्स बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये तेजस मार्क 1 के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट पर भी निर्भर करता है। आपको मैं बता दूं कि नासिक फैसिलिटी को तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए भी बनाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला है। ऐसे में इस फैसिलिटी का इस्तेमाल जो अतिरिक्त 50 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना खरीदेगी उन्हें यहाँ पर बनाया जाएगा और 2025 में दोस्तों इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान भारत के लिए किया है। आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार संबंध मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सांसद ने एक बड़ी बात भारत के लिए कही है और कहा है कि भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव भी दोस्तों ऐसे वक्त पर सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच लगातार जो कड़वाहट है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो भारत को नाटो प्लस में शामिल करके चीन को भी एक मजबूत जवाब देना चाहते हैं और साथ ही साथ ताइवान की जो प्रतिरोध क्षमता है उसे भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा एक नीति प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अमेरिका की इस चयन समिति ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा को जीतने और ताइवान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को हमारे सहयोगियों और भारत समेत सुरक्षा साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने की जरूरत है। नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा मजबूत करने में अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी। दोस्तों नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्रों जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है। भारत को इसमें शामिल करने से इन देशों के बीच खुफिया जानकारी निर्बाध तरीके से साझा हो पाएगी और भारत को कम समय में आधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाइजीरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं और वो इस दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। पश्चिमी अफ्रीकी देश की रक्षा मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करेगी। भारत और नाइजीरिया के बीच बढ़ते हुए रक्षा सहयोग को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण जो डिफेंस पीएसयूज हैं उनके जो अधिकारी हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाइजीरियाई उद्योग और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें सामने आ रही है कि मिस्र भारत के तेजस लड़ाकू विमान की बजाय कोरिया के T-50 जेट को खरीद सकता है और ये निर्णय ऐसे समय पर आया है जब मिस्र अपनी एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी रक्षा साझेदारी का विस्तार करना चाहता है। और आप सब जानते हैं कि जो कोरिया का T-50 लड़ाकू विमान है वो अपनी उन्नत तकनीक और प्रदर्शन के लिए पहले से ही एक मजबूत दावेदार के रूप में भी उभरा है, जो कि भारत के तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के भविष्य की संभावनाओं पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया T-50 एक
मल्टीरोल उन्नत ट्रेनर जेट है, जिसे लड़ाकू भूमिकाओं के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। और इस जेट का एडवांस एवियोनिक्स, मैन्युवरिटी क्षमता इसे कई कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट को तो खरीद रही है, जिसमें लगातार आगे प्रगति भी हो रही है, लेकिन तेजस फाइटर जेट को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को बेचने में भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और मिस्र जिस तरीके से T-50 जेट की तरफ आकर्षित हो रहा है, यह हमारे लिए एक बड़ा झटका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेपाल ने भारत को बिजली का निर्यात शुरू कर दिया है, क्योंकि हिमालयी देश में मानसून की शुरुआत के साथ रन ऑफ द रिवर परियोजना से पनबिजली का उत्पादन बढ़ गया है। पिछले साल भी नेपाल ने जून से नवंबर तक भारत को पनबिजली का निर्यात किया था। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने भारत को 600 मेगावाट घंटे बिजली बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये नेपाल में बिजली सरप्लस है। और कुछ समय पहले दोस्तों, नेपाल अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से 400 मेगावाट तक बिजली का आयात कर रहा था। नेपाल में सर्दियों में बिजली की घरेलू मांग बढ़ जाती है, जबकि आपूर्ति कम हो जाती है, और गर्मियों में मांग घट जाती है, जबकि आपूर्ति बढ़ जाती है। दरअसल नेपाल में चल रही अधिकांश हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो रन ऑफ द रिवर पर आधारित है। पिछले साल नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात करके करीबन 12 अरब रुपए की कमाई की थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी 29 से 31 मई तक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आएंगे, और उनकी यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के समारोह पर की जा रही है। दरअसल दोस्तों, कंबोडिया के राजा की ये यात्रा लगभग 6 दशकों के बाद हो रही है। वर्तमान राजा के पिता की अंतिम यात्रा 1963 में हुई थी, और कंबोडियाई राजा का 30 मई को राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। कंबोडियाई राजा की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रशिया ने एक और बड़ा ऐलान किया है। रूसी सरकार की मालिकाना हक वाली ऊर्जा कंपनी रोसाटोम ने कहा है कि वो सहयोगी देशों के साथ अपनी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकनीक को साझा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दूर दराज के इलाकों में ऊर्जा संकट को दूर करने में ये तकनीक काफी बेजोड़ है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि FNPP तकनीक पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसने लोगों की जिंदगी बदल दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि FNPP तकनीक पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और इसमें न्यूक्लियर वेस्ट के निस्तारण की भी सुनिश्चित प्रक्रिया है। साथ ही सुनामी और भूकंप में भी FNPP की यूनिटों को कोई नुकसान नहीं होगा। साल 2020 में रशिया ने इस तकनीक की मदद से 127.3 मिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन किया, और 2022 में यह बढ़कर 194 मिलियन किलोवाट हो गया। रोसाटोम कंपनी ने कहा कि वो FNPP तकनीक को अपने सहयोगी देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है, जिससे उनके विकास में मदद मिल सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तालिबान और ईरान के बीच अब जोरदार लड़ाई शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में सासोली बॉर्डर चौकी पर यह लड़ाई चल रही है। दोनों ही सेनाओं की ओर से घातक हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी सेना और तालिबान के बीच ये पूरा विवाद पानी को लेकर है। इस बीच ईरान के राजदूत ने तालिबानी विदेश मंत्री से मुलाकात भी की है। बताया यह जा रहा है कि इस गोलाबारी में कई लोग हताहत भी हुए हैं, और ईरान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी मैदान में उतार दिया है। ईरान और तालिबान के बीच ये संघर्ष काफी गंभीर होता जा रहा है। ईरान अपनी तरफ से मिसाइलें दाग रहा है, और ईरान इन मिसाइलों के हमले से तालिबानी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा ईरानी सेना ने अपनी तोपों का मुंह भी अफगानिस्तान की ओर खोल दिया है। अफगानिस्तान की सीमा के अंदर जमकर गोले बरसाए जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।